फंडिंग के फैसले को देखते हुए, 9 मई के हमलों को देखते हुए, साइफर वाली एपिसोड को देखते हुए और अमेरिका में जो आपने रेजोल्यूशन पास करवाया इसको देखते हुए हम ये समझते हैं कि बहुत क्रेडिबल एविडेंस मौजूद है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए। ये इनका जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने का, उस पर पाबंदी लगाने का, ये बच्चों का खेल नहीं है। जो चीफ जस्टिस के मयाद ओहदा में तोसी की बात है, ये ज़रूर अफवाहों पे मबनी है, लेकिन इस तरह की कोई संजीदा तजवीज़ जो है वो कमेटी में नहीं आई। हुकूमती सतह पे ना तो ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर है, ना किसी सतह पे इस पे कोई बातचीत हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में मौसम बदल रहा है, लेकिन शहरे इक़्तिदार का सियासी मौसम कोई बदलता हुआ ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा। हमें नज़र आता है कि जहाँ पर अपोजिशन इत्तेहाद इकट्ठे होते हैं, कोई नए इत्तेहाद बनते हैं। अभी रिसेंटली आज रात को मौलाना फजलुर रहमान साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मुलाकात हुई। वहीं पर हुकूमती इत्तेहाद ने एक जॉइंट सेशन बुलाने का भी इंदिया दे दिया है। अब जॉइंट सेशन बुलाने का मकसद क्या है? दिखाना है कि जनाब हम सब के सब मुत्तहिद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कुछ कानून साजी करनी है। एंड व्हेन इट कम्स टू लेजिस्लेशन, तो एक ही आईनी तरमीम है जिसका शोर सुनाई देता है, और वो है कि जनाब एक्सटेंशन वाला मामला, और वो एक बड़ी आईनी तरमीम है। बट एट द सेम टाइम नेशनल असेंबली के अंदर, सेनेट के अंदर हुकूमती इत्तेहाद के पास नंबर पूरा अभी दिखाई नहीं देता। कोई इनसाइडर हो, कोई अंदर खाते कार्रवाई डल जाए तो डल जाए, लेकिन फिर फ्लोर क्रॉसिंग वाली शिकें आ जाएंगी। यही सारा मामला और मखसूस नशिस्तों वाला मामला, उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन होगी नहीं होगी, अब तो बिल्कुल वो खबरों का हिस्सा भी नहीं रह गया वो मैटर। उसी को आज के शो में डिस्कस करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूं, मुझे स्काइप पे हसन रजा ज्वाइन किया है, माहिर कानून है, सीनियर माहिर कानून है। साकिब बशीर साहब सीनियर रिपोर्टर हैं, मेरे इस जानिब मौजूद हैं, और वसीम मलिक साहब कोर्ट कवर करते हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, मेरे इस साइड पर मौजूद हैं। हसन रजा पास साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे मिजाज हैं आपके? खैरियत से, आप ठीक ठाक हैं? जी शुक्र अल्लाह का। सर, एक तरमीम का शोर है, कुछ इसको कह रहे हैं आईनी तरमीम, कुछ कहते हैं अहम तरमीम। ज्वाइंट सेशन भी बुलवा लिया गया। नेशनल असेंबली में, सेनेट में हुक्मरान इत्तेहाद के पास नंबर तो पूरा बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा, लेकिन इस तरमीम का शोर बहुत है। क्या कॉम्प्लीमेंट करते हैं आप? बार कहां पे खड़ी है? क्या सोचते हैं? व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? देखिए, आइन में तरमीम करने का और कानून साजी हक हासिल है और कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए नंबर गेम पूरा होना जरूरी है। आप देखें कि अगर तो जो नजर आ रहा है वो ये है कि हो सकता है कि मौलाना फजलुर रहमान हुकूमती इत्तेहाद से शायद तावन कर लें। अगर वो करते हैं तो फिर भी नंबर गेम पूरा नहीं होता, तो फिर कहां से पूरा करेंगे? सेनेट में फिर पूरा हो जाएगा, गालिबन सेनेट में पूरा हो जाएगा, नेशनल असेंबली में पूरा नहीं होगा। जी, तो सेनेट में तो हो जाएगा, लेकिन नेशनल असेंबली में नहीं। तो दोनों का जब जॉइंट सेशन होगा तो उसके हिसाब से भी अगर आप गिनती पूरी करें तो शायद फिर भी 2/3 मेजॉरिटी हुकूमती इत्तेहाद की नहीं बनती। ऐसे ही है। इसके लिए फिर शायद ये हो कि कुछ ऐसे इकदाम इनको करने पड़े जो कि बाद में शोर उठे कि ये अगर ऐसे ना होता तो ऐसे हो जाता। शायद हुकूमती इत्तेहाद टू सम एक्सटेंट कॉन्फिडेंट है कि हम पूरे कर लेंगे, लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहा कि शायद वो पूरे कर सके। क्या गेम होगी? तो साकिब बशीर साहब, वेल कन्वर्सेंट सहाफी आपके पास मौजूद है। साकिब बशीर साहब का ही आपसे सवाल था, मैं साकिब की तरफ भी आ रहा हूँ। साकिब बशीर साहब की आपसे सवाल था कि बार कहां पे खड़ी हुई है, आप लोग कहां पे खड़े हैं, वकला कहां खड़े? बार हमेशा डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के साथ खड़ी है। हाँ। और आप देखें कि पिछले साल मैं चेयरमैन था पाकिस्तान बार काउंसिल का जी। किस अहम इशू पे हमने अपनी आवाज बुलंद नहीं की, चाहे वो आर्मी कोर्ट्स की बात हो। डू यू सपोर्ट दिस लेजिस्लेशन के जिसमें आप जजेस की एज बढ़ाना, एक्सटेंशन और वो सारे मामले में, डू यू सपोर्ट दिस अमेंडमेंट? मैं आपको बताता हूं जी। जहां तक तो जजेस की एज बढ़ाने का ताल्लुक है, तो उसमें अगर तो इनके नंबर गेम पूरे हैं तो आधी तरमीम को कर सकते हैं। ना मैं रोक सकता हूं ना आप रोक सकते हैं। मैं आपके रोकने की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं एज अ लॉ एक्सपर्ट, एज अ लॉयर आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आप इसको सपोर्ट करते हैं? डू यू सपोर्ट इट? मैं समझता हूं कि इसमें कोई मजायका नहीं है। अगर एज बढ़ जाती है, आपको पता है कि अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जजेस हैं उनकी पूरी टिल डेथ वो जज के तौर पे रह सकते हैं, प्रोवाइडेड कि ज़हनी तौर पे वो बादशाह साहब, हुकूमतें तो बदल जाती हैं, जमातें बदलती रहती हैं, जो हुक्मरान जमातें होती हैं।
जी बात ये है कि क्या क्या ये नागुज़ीर हो चुका है, और नागुज़ीर अगर हुआ है तो क्यों हुआ है? अगर इसमें कोई मेलाफाइड पॉजिटिव सेंस के तहत कर रहे हैं तो पार्लियामान का ये राइट है, वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। चलें, मुझे मखसूस नशिस्तों पे भी आना है, लेकिन वसीम मलिक साहब मेरे साथ नाज़रीन स्टूडियो मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं। वसीम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या होने जा रहा है, कोई इनसाइडर है? अच्छा, जिस मुजव्वज़ा तरमीम के हवाले से हम ये सारी बात कर रहे हैं, एक तरफ एजाज सईद साहब की खबर अहम तरमीम है, आईनी तरमीम का, और उस खबर के अलावा भी हम अगर देखें तो पिछले 2 से 3 महीनों में बात ही हर तरफ यही चल रही है। और इवन के जो मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला आया तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं एक तासुर ये था। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के अंदर भी एक तासुर है, और उसके अलावा गवर्नमेंट भी जो करना चाह रही है। मगर अब यहाँ पे हमारे पास 2 ऐसी सूरत हाल निकलती हैं कि जिसमें एक हो सकता है कि आप जो चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत है उसे बढ़ा सकते हैं, या जो दूसरी स्पेकुलेशंस हो सकती हैं वो ये हो रही हैं कि जो वैसे तो आयन का आर्टिकल 175 सब सेक्शन 3 बड़ा ही वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी सीनियर तरीन जज होगा वो चीफ जस्टिस बन जाएगा। तो उसमें बातचीत ये हो रही है कि कोई भी पिक एंड चूज उसमें कर लिया जाए, हाँ जी, कोई भी चीफ सीनियर तरीन को ना लगाया जाए, बाकी किसी जज को लगा दिया जाए। तो इन दोनों मकासद के लिए जो चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत है उसको आपने तो आपको आयन के आर्टिकल 179 में तरमीम करना पड़ती है, और अगर आपने जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस लगाना है तो उसमें आपको आयन के आर्टिकल 175 की सब सेक्शन 3 में तरमीम करना पड़ती है। अब आयन के आर्टिकल की तरमीम के लिए आयन ने ही 239 में एक वाज़ेह तरीकाकार लिख दिया है। अब यहां पर ज्वाइंट सेशंस की भी बातें हो रही हैं, और इस वक्त एक जो डिबेट चल रही है वो ये भी है कि कुछ लोगों का मानना है कि ज्वाइंट सेशन में भी आईनी तरमीम हो सकती है। मगर जो आयन के आर्टिकल 239 का सेक्शन 1 है उसमें ये चीज लिखी गई है कि ये ओरिजिनेट किसी भी एक हाउस से जरूर हो सकता है, हाँ, मगर में अब किसी भी एक हाउस से जब ओरिजिनेट होगा तो इट शेल ट्रांसमिटेड टू अदर हाउस, वहां पर फिर शेल का शेल। तो इससे हमें ये बहुत सारे वकला से भी बात हुई, हसन रजा पाशा साहब भी यहाँ मौजूद हैं, साकिब बशीर साहब भी। तो इससे एक जो हमें समझ आती है बतौर कोर्ट रिपोर्टर, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि ज्वाइंट सेशन में तो ये किसी सूरत मुमकिन नहीं हो सकता। नंबर गेम पूरी हो तो फिर तो एग्जैक्टली। अब मैं नंबर गेम पे भी आ जाता हूं। देखिए, इस वक्त हसन रजा पाशा साहब भी कह रहे थे, या मुमकिन तौर पर एक बात यह भी चल रही है कि अगर मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो इस वक्त वाहिद एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी हैं बड़ी जो इस वक्त अपोजिशन अलायंस में बैठी हैं, तो क्या अगर वो भी हुकूमत का साथ देती, अपोजिशन अलायंस में बैठी, फिलहाल तो मैं यही नजर आ रहा है, गवर्नमेंट के साथ नहीं है। तो उसमें अब क्योंकि गुज़श्ता रोज की खबर यह भी थी कि पीटीआई में और JUIF में ये इत्तेहाद कहीं ना कहीं हुआ है कि हम पार्लियामान के अंदर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो अगर हम फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट ये बात करते हैं कि अगर जमीयत उलमा इस्लाम कौमी असम्बली और सेनेट में इस मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का साथ देती है, अगर इस तरह का कोई जुडिशल पैकेज या कोई भी आईनी तरमीम आती है, तो उसमें इस वक्त वो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था जिसके नतीजे में 3 नशिस्तें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वापस मुस्लिम लीग नून को गई थी, वो भी साथ मिला लें तो 212 का नंबर बनता है, 224 चाहिए। और जमीयत उलमा इस्लाम के पास इस वक्त 6 जो हैं वो डायरेक्ट और 2 मखसूस नशिस्त, 8 ये भी शामिल कर लें तो भी आपके पास कौमी असम्बली में पूरी नंबर गेम नहीं बनती। सेनेट में ANP और जो इस वक्त मौजूदा हाउस है KP के इंतखाबात को निकाल कर अगर वो नहीं होते, रिजर्व सीट का मामला आप एक तरफ रखते हैं, तो उसके बाद भी जब हम नंबर गेम काउंट करते हैं तो मौजूदा हाउस का 2/3 बनता है 64, गवर्नमेंट अलायंस के पास है 56, 5 सेनेटर्स हैं JUIF के पास और 3 सेनेटर्स हैं ANP के पास। अगर ये दोनों मिलते हैं तो सेनेट में नंबर गेम पूरा हो सकता है, लेकिन अगर ये दोनों फिर भी नहीं हो सकता। तो इस सिलसिले में मेरा नहीं ख्याल कि कोई आईनी तरमीम इन मौजूदा सूरत हाल, शायद एक और पॉसिबिलिटी पे उस पर भी बात करते हैं आगे चल के, क्योंकि एक बार फिर से आर्टिकल 6 पाबंदी उसका भी गूंज है, तो शायद वहां से ये भी पैगाम दिया जाए। साकिब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। व्हाट डू यू से, मतलब ये तो कैलकुलेशन सीधी सीधी समझ आ रही है कि गेम तो नहीं बनती हुई दिखाई दे रही, तो यहाँ कोई मैसेजिंग हो रही है या वाकई में कोई फ्लोर क्रॉसिंग की पॉसिबिलिटी होगी, कोई इस तरह की तरमीम ले आए कि जी कोई हुक्मरान इत्तेहाद अपोजिशन में से खींच ले 2, 4, 5 लोग? नहीं, असल में मुझे जो लगता है हुकूमत जो है वो गवर्नमेंट 3 मई को उसका इजहार किया था सबसे पहले कि हम कोई जुडिशल पैकेज ला रहे हैं, और वो मीटिंग थी, रूल्स कमेटी की मीटिंग थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें तमाम जो हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस से सीनियर प्यूनी जजेस थे, वहाँ के कानून के लोग आए हुए थे, वजारत कानून जो सूबाई हैं महकमे कानून। तो वहाँ जैसे ही कमेटी शुरू हुई, हालांकि बड़ा इन डेप्थ काम हुआ था उस पर जो रूल्स के हवाले से,
तो वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि हम एक जो है वो एक आईनी तरमीम लाना चाह रहे हैं। अच्छा, उस वक्त सिचुएशन ये थी कि अभी तक मखसूस नशिस्तें उनको मिली, मेरे ख्याल में बाद में मिली, चांस लग रहा था कि पीटीआई नजर आ रहा था कि इनको मिल जाएगी। मतलब यह है कि मांगे तांगे से वो मखसूस नशिस्तें आ रही हैं, पता है कि आगे लीगल बैटल, अगर बहुत सारी चीजें, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में मामला आ गया उस वक्त उन्होंने ये कह दिया, और उसके बाद वो कमेटी का सारा काम जो है वो खत्म हो गया। उन्होंने कहा जी अब ला रहे हैं तो ये तो फिर जरूरत ही नहीं फिर इस सारी मशक करने की, तो वो उठ के चले गए। अब मई से लेकर आज तक जो गवर्नमेंट है, अब देखें 12 जुलाई का फैसला आ गया है। फेयरनेस तो इसी में थी कि जिसका मैंडेट है उसको दे दिया गया है, आप मान लें, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया है। लेकिन हुकूमत वक्त मानने के लिए तैयार नहीं, वो हर हद तक जाने के लिए तैयार है कि प्रोटेक्शन, आपने सुना होगा 12 जुलाई के फैसले के बाद ख्वाजा आसिफ साहब ने फरमाया कि हमें लग रहा है कि अक्टूबर नवंबर में 8 फरवरी इलेक्शन खुल जाएगा और हमें घर भेज दिया जाएगा। अब अंदाजा लगाएं, मेरी तो हैरत, मतलब इनसिक्योरिटी है, और इनसिक्योरिटी किन जजेस से है? ये जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला, ये इंडिपेंडेंट जजेस हैं, या इनके साथ जो जजेस हमें नजर आ रहे हैं वो ये इंडिपेंडेंट जजेस हैं। उनके हवाले से आप सवाल उठाना, हर जज की अपनी अपनी एक से रही है, माजी में भी। जस्टिस मंसूर अली शाह जो है उनके हवाले से इतनी तारीफों के पुल बांधते रहिए, यही लोग तो आज जो है उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनको अपना मकसद निकालना है अपनी। अब ये अजीब सी एक जो है वो नई रवायत के कायम करने लगे हैं कि अपनी मर्जी का हमने चीफ जस्टिस लगाना है। मतलब अपनी मर्जी का ही ना, कि आप जो है वो नहीं, नेशनल असेंबली को या हुकूमत को भेजा जाए, वो नहीं, जुडिशियल रेफरेंस भी किसी के खिलाफ है, वो भी असेंबली को भेजा। एक बात बड़ी क्लियर है, ये जो है वो कर लें, पहले तो नंबर गेम इनके पूरे ही नहीं है ना, तो ये जैसे तैसे भी ये कर लें, इसके बावजूद भी ये माजराई एक नया जो है माज खुलेगा और अदलिया रिएक्ट करेगी, और ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट ही जाएगा और फिर दोबारा से ये चीजें सारी खुलेंगी। इतना आसान नहीं है जितना ये समझ रहे हैं और जिस तरह इसको लेकर चल रहे हैं। और ये जो अब देखें 6 जजेस ने खत लिखा, ये हजम ही नहीं हो रहा, हजम ही नहीं हो रहा। जुडिशियल पैकेज में एक चीज ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की रोटेशन डालें उसमें। इनको मैंने कई सुना है, वो कहते हैं जी फलां जो है जस्टिस बाबर सतार को बलूचिस्तान के फलां जिले फलां जगह पे भेज देंगे, फलां बेंच में, और जस्टिस मोहसिन अख्तर के नहीं जज वहां जाकर भी जज फलां बेंच, मतलब रोटेशन के, जिस तरह हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में रोटेशन होती है ना, तो हालांकि ऐसा है नहीं है। ये इस्लामाबाद की अलग से एक सिलसिला है सारा, बाकी सूबे अलग हैं सारे, तो उन सूबों के अंदर ये सारी रोटेशन होती है। तो ऐसी कोई लेजिस्लेशन के वो 6 जज जिन्होंने एक सच जो है वो सामने लाया और सामने रखा कि ये हमारे साथ हुआ है, ये जुडिशरी के साथ हो रहा है, मतलब फिर बात वही आती है कि माजी में जुडिशरी के साथ जो करने वाले जनरल फैज वगैरह थे उन पे तो बहुत सारे सवाल तो अब भी एक पूरी चार्जशीट तो मौजूद है, तो ये हजम नहीं हो रहे। जस्टिस मंसूर अली शाह हजम नहीं हो रहे। 12 जुलाई को जो है वो उसको जो मखसूस नशिस्तों का जो फैसला है वो क्यों जो है वो पीटीआई को दिया गया, ये हजम नहीं हो रहा। तो ये चीजें मैं ये समझता हूं कि अभी देखें मार्च में ये गवर्नमेंट बनी है, अभी अगस्त है, 5-6 माह हुए हैं, तो हर माह एक नया जो है शगुफा जोड़ा जाता है। मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम है, आप अदलिया के महाज देख लें तो गवर्नमेंट चाह रही है कि शायद वो खुद भी चाह रहे हैं कि ये आगे ना चल सके। मुझे तो ऐसे ही लगता है कि आप बार बार अगर ये करेंगे, इलेक्शन एक्ट में इन्होंने तरमीम की अभी रिसेंटली, मतलब कि उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही गैर मौसर कर दिया जाए। और इलेक्शन कमीशन जो एक अलग से एक आईनी इदारा है, उसका एक्ट आप देख लें, वो ऐसे लगता है कि गवर्नमेंट के साथ कहीं ना कहीं उसके साथ मिला हुआ है, सारी चीजें जो मिल के चल रही हैं, कि वो अब 2 दिन पहले अभी भी आपको इंप्रेशन है ये कि मिलके चल रही है, सिर्फ इंप्रेशन है? नहीं, इंप्रेशन तो नहीं है, मतलब हम बड़ी खुल के बात करते हैं कि इलेक्शन कमीशन तो बिल्कुल उसी लाइन पे चल रहा है जो गवर्नमेंट चाहती है। बल्कि इलेक्शन एक्ट में जो ये ट्रिब्यूनल में जजेस, रिटायर्ड जजेस वाली तरमीम आई थी, तो उसमें जैसे ही वो आई, इलेक्शन कमीशन ने काम शुरू कर दिया। ऐसा लगता था कि इलेक्शन कमीशन ने गवर्नमेंट को कहा कि करें ये करना, तो वगरना 8 फरवरी जब खुल गया इलेक्शन, तो इलेक्शन कमिशन तो वैसे ही उस पर सवाल आते हैं। ट्रिब्यूनल्स के ऊपर भी अगले सेगमेंट थोड़ा सी बात करते हैं। ट्रिब्यूनल्स के ऊपर भी जिस किसी भी जज ने कहा फॉर्म 45 ही मांगे ना, इससे आगे तो कोई स्टेप फॉरवर्ड नहीं किया था। सिर्फ यही कहा कि भाईजान इस हल्के के फॉर्म 45 ले, आपके इस्लामाबाद के हो जाए, पंजाब के हो जाए, सिर्फ फॉर्म 45 मांगे थे। और उसके बाद फिर लेजिस्लेशन क्या क्या हुई। पाशा साहब, ट्रिब्यूनल वाला मामला भी अभी लटका हुआ है ना? जी, वहां पर क्या आपको लगता है, एज अ लॉ एक्सपर्ट क्या लगता है कि वहां पर क्या रिजर्वेशन हो सकती है गवर्नमेंट की? देखें, गवर्नमेंट तो और पाकिस्तान फैसिलिटेट कर रहा है। अब इनसे थोड़ी सी गलती ये हो गई कि जब ट्रिब्यूनल्स पहले बनाए तो आपने बका चीफ जस्टिस साहिबान को खुद
इनवाइट किया, उनसे पूछा कि कौन कौन से ट्रिब्यूनल आप देना चाहते हैं। जब उन्होंने दे दिए तो फिर आपने कहा कि नहीं ये तो ठीक नहीं है, तो हम रिटायर्ड जजेस को लेके आएंगे, और उसमें फिर बाद में आपने अमेंडमेंट भी कर ली। नहीं पाशा साहब, एक चीज मैं ऐड कर दूं, ये पहले ही ये जब पाशा साहब ये जब गवर्नमेंट जा रही थी ना अगस्त में जब जा रहे थे, तो उस वक्त इन्होंने अमेंडमेंट बाकायदा की थी वो 2017 के एक्ट में कि जो ट्रिब्यूनल्स होंगे वो सिटिंग जजेस होंगे, और सिटिंग जजेस में वो मीनिंगफुल कंसल्टेशन डाल दी, मतलब इलेक्शन कमीशन उससे बाहर जा ही नहीं सकता था। मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि ये जो अमेंडमेंट पहले अभी बाद में आई है, ट्रिब्यूनल चीफ जस्टिस से कंसल्ट करने के बाद जो ट्रिब्यूनल्स की तश्कील हुई, उसके बाद जो अमेंडमेंट की है रिटायर्ड जजेस के हवाले से, तो वो पहले कर लेते। मतलब पाशा साहब भी हर चीज को सपोर्ट करते जा रहे हैं कि ठीक है टाइम से पहले कर लेते तो फेयर इनफ। इसका मतलब ये हुआ पाशा साहब कि कोई गवर्नमेंट आ जाए, उसको पास्ट के सारे डिसीजंस, माजी की अपनी अमेंडमेंट्स, माजी की तरमीम में भी चेंज करना पड़े अपने सर्वाइवल के लिए, तो करते जाए। मैं कि इसमें जस्टिस साहिबान ने आपसे मशावरत करके अपने दे दिए, तो फिर वो ट्रिब्यूनल्स को काम करना चाहिए। आप मुझे ये बताएं, रिटायर्ड जजेस पे मुझे तो क्या उसमें फॉर्म 45 और फॉर्म 47 पेश नहीं होंगे? पेश होंगे। वो क्या करेंगे? क्या वो रिटायर्ड जजेस की अपनी कोई वो नहीं है कि वो नहीं कर सकते कि ये देखिए फॉर्म 45 जो है वो क्या है, और फिर फॉर्म 47 किस तरीके से आप तैयार है? तो मैं नहीं समझता फिर हुकूमत क्या सोच के ये अमेंडमेंट्स ला रही है, क्या सोच के तरमीम ला रही है? फिर वो उनसे ये जो अमेंडमेंट इन्होंने कर दी है रिटायर्ड जजेस के हवाले से, और फिर दोबारा जब नए चीफ जस्टिस से जो हाई कोर्ट की, लाहौर हाई कोर्ट की नई चीफ जस्टिस साहब है, उनके साथ मशावरत की, तो उन्होंने भी उन्हीं जजेस का नाम लिया और बड़े अपराइट जजेस उन्होंने दिए थे। उस वक्त भी मैंने कहा था कि नया चीफ जस्टिस या नई चीफ जस्टिस जो भी आएगी, वो इनमें से किसको ड्रॉप कर। पिंडी का बना था वकास राउफ मिर्जा, बहुत अपराइट जज है। इसी तरह बाकी जो जजेस में कोई उंगली उठाई जा सकती है, और पहले ही तादाद 20-21 जजेस कम है हाई कोर्ट के, आपके पास इतनी तादाद ही नहीं है। तो यही अवेलेबल जजेस थे जिन पे मुश्तमिल ट्रिब्यूनल बनाने थे, और उन्होंने बना दिए। अब सवाल ये पैदा होता है, ट्रिब्यूनल्स वाला मामला जो है, जो जजेस लगाए गए थे हाई कोर्ट्स की जानिब से, वो बड़े अपराइट जजेस थे, और अगर जो रिटायर्ड जजेस भी आ जाते हैं तो उन्होंने भी आके फॉर्म 45-47 ही मांगने हैं कि बदल क्या जाएगा। पाई साहब, इस पे मुझे एक और चीज याद आ गई कि एक सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला है मखसूस नशिस्तों वाला, इम्प्लीमेंटेशन का जो टाइम फ्रेम दिया गया था वो भी गुजर गया हुआ है। तो सर इस पे व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या होगा इस पे? देखें, इसमें तो वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए दोबारा जाएंगे। वैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मेजॉरिटी जजेस ने जो डिटेल जजमेंट थी वो नहीं दी, अभी तक नहीं दी। वो क्यों नहीं दी, इस पे सवालिया निशान है। और 2 माइनॉरिटी जजेस की जो आ गई, वो जजमेंट आ गई, उन्होंने खिलाफी नोट जो लिखा वो आ गया, और उससे कंफ्यूजन ये पैदा हो गई कि लोग उसको ज्यादा देखने लग पड़े, और मेजॉरिटी जजेस की तरफ फिर देखने लग पड़े कि वो कब फैसला सुनाते हैं। अब बात ये है कि क्यों नहीं दी। एक तासुर ये हुकूमती सतह पे ये आ रहा है। I'm sorry, I'm little confused here. I'm sorry, I'm cutting you, मैं आपको काट रहा हूँ, I'm sorry for that. लेकिन क्या जजेस या सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट्स ये इंप्रेशन पे चलती हैं कि माइनॉरिटी का जो आ गया फैसला उसको लोग ज्यादा पढ़ रहे हैं, अभी मेजॉरिटी का नहीं आया, तो लिहाजा फैसला डिले हो सकता है, कि इंप्रेशंस पे जजेस काम करते हैं या जुडिशरी काम करते हैं? नहीं, शायद मैं समझा नहीं सका। देखें, I'm sorry कि मैं समझ नहीं सका, so that's why I put up the question. आर्टिकल 189 और 190 बड़े क्लियर हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जजमेंट, डायरेक्शंस, ऑर्डर्स तमाम इदारों और इंडिविजुअल्स पे लाजम है कि वो उसको तस्लीम करें और उस पर इम्प्लीमेंटेशन करें। ये तो है बड़ी सीधी सी बात। अब और जो चल रहा है वो ये है कि अगर तो कोई जजेस में बाइफर्केशन आ जाती है, तो फिर जो मेजॉरिटी जो व्यू है वो प्रिवेल करता है, और माइनॉरिटी व्यू कभी भी प्रिवेल नहीं किया। ये एक सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ है। अब देखें कि मेजॉरिटी जजेस ने अपना अगर कर दिया
और लेकिन शॉर्ट ऑर्डर कर दिया, डिटेल जजमेंट नहीं आई। और वो जो इंप्रेशन जा रहा है हुकूमती हलकों की तरफ से, मैं वो बात कर रहा हूँ, वो ये जा रहा है कि हमारे सर वो मैं हुकूमती हलकों से पूछूंगा, आप लॉ एक्सपर्ट है सर, अपनी ओपिनियन दे दें प्लीज। अच्छा चले मैं अपनी दे देता हूँ जी। मेरी ये राय है कि जो इस वक्त मामलात हैं उसके लिए ये जरूरी है कि मेजॉरिटी जजेस फौरी तौर पे अपनी जजमेंट अनाउंस करें और वो जो रिव्यू पिटीशंस आई हैं उनको हियरिंग के लिए लगाएं और फुल बेंच बैठे और वो फैसला करे, क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद फैसले पे अपने मजीद वो नहीं करती, पार्लिमान को इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। पार्लिमान ने जो अमेंडमेंट की है वो सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 106 की जो है वो एलाबोरेट की है, और मैं समझता हूं उसमें कोई गलत काम उन्होंने नहीं किया, सिर्फ मां सिवाय एक के जो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट उस पर लागू किया है, बाकी जो अमेंडमेंट है वो ठीक है। ठीक है वसीम मलिक साहब, मखसूस नशिस्तें अभी तक लटकी हुई हैं और उसी का शोर भी है कि उसी के ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंडेंट थी, जो आईनी पैकेज की गूंज थी वो भी उसके ऊपर डिपेंडेंट थी, राइट लेफ्ट की लेजिस्लेशन 2/3 भी कंप्लीट हो रही थी। कब तक आ रहा है डिटेल जजमेंट, क्या क्या कोई एक्सपेक्टेशंस हैं उसकी या क्या गूंज? अच्छा फिलहाल तो ऐसी कोई खबर नहीं, लेकिन जो अहम तरीन बात वो ये भी है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब वो गुज़श्ता हफ्ते एक बेंच का हिस्सा थे सुप्रीम कोर्ट में, मगर जो आइंदा आने वाला सोमवार के रोज़ से शुरू होने वाला अदालती होता है उसमें वो चैम्बर वर्क की तरफ चले गए हैं। तो इतलात हमारी ये थी कि जजमेंट तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब लिख रहे हैं और उन्होंने उसे काफ़ी हद तक लिख भी लिया था और एक इनिशियली ड्राफ्ट जो है वो भी दीगर जजेस में सर्कुलेट भी हुआ था, लेकिन अब ये हतमी तौर पर कब आ सकता है ये भी अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। मगर एक एक्सपेक्टेड उनका जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का एक बैरून मुल्क दौरा भी है इसी अगस्त के आखिरी दिनों में। दौरा या ऑफिशियल? ये ऑफिशियल दौरा है, उन्होंने किसी वहाँ एक जो कोई तकरीब है उसमें शिरकत करनी है। तो क्या ये उससे कबल कोई जजमेंट आता है या उसके बाद कोई जजमेंट आता है, तो ये फिलहाल कहना कबल अज़ वक्त है। मगर अभी आपने जो गुज़श्ता आपने उसमें बात की थी ट्रिब्यूनल्स की, उस पर मैं एक कमेंट करना चाहता हूँ। ये ट्रिब्यूनल का मसला पंजाब में क्यों है? इस वक्त सिर्फ पंजाब का मसला है, बाकी हर जगह ट्रिब्यूनल काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद को रोक दिया गया ना, चले हाँ, लेकिन ये जो इलेक्शन कमीशन ने पंजाब का ये सारा मामला देखा, उसमें इलेक्शन कमीशन की एक अलग से ही ख्वाहिश आई जो बाकी सूबों में नहीं थी। वो ये थी कि हमें जो पैनल ऑफ जजेस हैं वो दें, उसमें से हम पिक एंड चूज करेंगे। आपने जिगर क्यों नहीं दिए? जब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में यही सवाल उठाया गया तो जस्टिस अकील अहमद अब्बासी सिंध हाई कोर्ट से वो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट होकर आए, उन्होंने भी कहा कि मुझसे तो आपने ये पैनल नहीं मांगा। वो जो एक मीनिंगफुल कंसल्टेशन थी वो हमारी दोनों की मुशावरत से जो मैंने जजेस प्रपोज किए वो आपने ट्रिब्यूनल्स के लिए लगा दिए। तो इस वक्त हमने भी जो देखा, जो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी सबसे बड़ा इल्जाम है वो पंजाब की हद तक ही बहुत ज्यादा है। और दूसरा फॉर्म 45 अगर जो मांगे जा रहे हैं ट्रिब्यूनल से, तो सारा जो तनाजा है वो है ही फॉर्म 45 और 47 का। और फिर साकिब बशीर साहब बैठे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, उन्होंने वो जिन हलकों के फॉर्म 45 और 47 का मवाजना किया वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे तो हमने देख रखे हैं ऑलरेडी, पूरी दुनिया ने देख रखे हैं, लेकिन जो मवाजना किया वो इतना हैरान कुन था। तो जिस रोज ये फॉर्म 45 और 47 कंपेयर हो गए तो लड़खड़ा जाएगी ना। साकिब बशीर साहब, माइनॉरिटी डिसीजन जिसकी बात कर रहे हैं कि जो जजमेंट आई है उसके ऊपर तो डिस्कशन हर तरफ हो रही है, लेकिन शॉर्ट ऑर्डर के ऊपर क्या इंप्लीमेंटेशन रोका जा सकता है कि डिटेल जजमेंट नहीं आई, अभी शॉर्ट ऑर्डर आया लिहाजा हम इसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं कर रहे? दो चीज़ें, एक तो जब ये नज़रसानी की दरखास्तें आई थी सुप्रीम कोर्ट में 16 या 18 17 जुलाई को, तो साथ ही जो कमेटी थी उसके सामने भी आ गया मामला। तो उस कमेटी ने फिर यही डिसाइड किया था कि ये छुट्टियों के बाद ही लगेंगी। छुट्टियों के बाद का मतलब ये है कि 9 सितंबर को पहला वर्किंग डे होगा सुप्रीम कोर्ट में, तो मतलब ये है कि 9 सितंबर के बाद ही लगेंगी, हफ्ता 10 दिन मतलब होगा। अब जो दूसरी बात है कि डिटेल जजमेंट यकीनी तौर पर जजेस लिख रहे हैं। उसमें जब ये जजमेंट आई थी तो उससे पहले ही एक शेड्यूल तय था जजेस का, मतलब कुछ अंदरूनी मुल्क कुछ बैरून मुल्क छुट्टियों पे चले गए, और छुट्टियां भी सुप्रीम कोर्ट आपको पता है कम हुई हैं इस दफा। तो नजरसानी से पहले जजमेंट तो डेफिनेटली आनी ही है, डिटेल जजमेंट, क्योंकि उसी के लिए ये सारा कुछ किया गया है। जो आपने बात की कि उस पर इम्प्लीमेंटेशन से क्यों रोका जा सकता है, इम्प्लीमेंटेशन तो पूरी तरह होनी चाहिए थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसका रास्ता निकाला बचने के लिए। उन्होंने एक वो वजाहत के लिए एक डाल दी एप्लीकेशन जो है डाल दी सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि उन्होंने जजेस ने लिखा था कि अगर आपको कहीं मसला हो तो आप रुजू कर सकते हैं। उन्होंने एक तो अलग से एक एप्लीकेशन भी डाली थी इलेक्शन कमीशन
ने और रिव्यू अलग से इलेक्शन कमीशन ने जो है वो दायर किया है। तो वो इलेक्शन कमीशन के लिए एक रास्ता उन्होंने रख लिया कि कहीं हम कंटेम्प्ट वाला मामला ना हो। मैंने आपको बताया कि सुप्रीम जो हुकूमत वक्त है और इलेक्शन कमीशन जो है वो इकट्ठे ही बज़ाहिर जो है वो चल रहे होते हैं। और उसकी इलेक्शन कमीशन की आप एक मिसाल देख लें कि इलेक्शन कमीशन ने 13 जनवरी के फैसले की गलत तशरीह करके पूरे इलेक्शन को हिला के रख दिया। मतलब एक सबसे ज्यादा पॉपुलर पार्टी थी। काजी साहब ने भी कहा कि मेरे फैसले गलत नहीं, काजी साहब ने कहा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। देर हो गई। सुप्रीम कोर्ट को ये समझ आ रही थी, पता चल रहा था कि ये क्या हो रहा है सारा कुछ। और उस वक्त उनको ये भी वेरी नेक्स्ट डे उनका जो लेवल प्लेइंग फील्ड वाली जो थी दरखास्तें पीटीआई ने वो वापस ले ली थी, तो वो समझ आ रही थी सबको। और इलेक्शन कमीशन भी जो कर रहा था सारा कुछ वो रिपोर्टिंग भी हो रही थी। तो ये बात जुलाई में आकर या जून में आकर करना मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को मुनासिब नहीं इलेक्शन हो गया, कि इतना बड़ा मामला कि सुप्रीम 8 फरवरी इलेक्शन पे पूरा सवालात उठे हुए। तो वो इलेक्शन कमीशन ने जो गलत तशरीह की थी, इलेक्शन कमीशन आज भी नहीं मान रहा, आज भी डटा हुआ है कि हमने बिल्कुल ठीक किया है। मतलब हैरान कौन है ना कि इलेक्शन कमीशन चीफ जस्टिस जो है वो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा उन्होंने ये फैसला दिया, वो ये बार बार कह रहे हैं उन्होंने जो फैसला दिया वो इलेक्शन कमीशन की तशरीह को गलत कहा गया। बाकी जजेस ने 11 जजेस ने बात की, लेकिन इलेक्शन कमीशन ये मानने के लिए तैयार नहीं है। ये हैरान कौन है कि इलेक्शन कमीशन कह रहा नहीं हमने बिल्कुल जबरदस्त तशरीह की और जो आपने लिखा हमने उसी की तशरीह की। हालांकि एक और सवाल भी है, अब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा अब मखसूस नशिस्तों के केस में तो आकर कहते रहे कि उनके फैसले की दुरुस्त तशरीह नहीं की गई, आल्दो कि उन्होंने मखसूस नशिस्तों के केस के फैसले में भी बैठकर अपने फैसले की 2 अलग तशरीहें की 2 रोजा समाअत के दौरान। वो एक अलग कहानी है। मगर जब ये फैसला आ चुका, उस फैसले से कबल जब सलमान अकरम राजा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो फॉर्म 33 में तस्हीह करना चाह रहे थे, उस सिलसिले में लाहौर हाई कोर्ट आए, फिर इलेक्शन कमीशन आए, यही सारा मामला था ना कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता है। तो जब उनकी सुनवाई इन लोअर फोरम्स में नहीं हुई तो उन्होंने इलेक्शन से कबल ही सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी थी। और गालबन 2 फरवरी का इलेक्शन कमीशन का वो हुक्मनामा था और मुझे याद है 3 या 4 फरवरी को वो सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की गई थी और 8 फरवरी को इंतखाबात थे, तो वो तो टेकअप भी नहीं हुई। और उसके ऊपर वाहिद जो इतराज 3 से 4 रोज बाद उस पर लगा रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से कि अब इलेक्शन चूंकि सर पे आ गए हैं तो वो स्केड्यूल नहीं हो सकता। हाँ, तो ये सारा मामला नहीं हो सकती। हालांकि ये बड़ा टेक्निकल नुकता था, यहाँ सब कुछ रेक्टिफाई किया जा सकता है। कंफ्यूजन सी होती है क्योंकि 100-150 के करीब जब केसेस हो, 250 के करीब केसेस हो, तो लोगों को पता ही नहीं होता कि कितने केसेस हैं जिनमें बानी पीटीआई को सजा हो चुकी है, कितने हैं जिनमें बरियत हो चुकी है, कितने जिनके सेंटेंस सस्पेंडेड हैं। साकिब बशीर साहब, आप तो वो इंपॉर्टेंट मोस्ट कोर्ट्स कवर कर रहे हैं कि जहां पर अहम 3 केसेस आजकल लगे हुए हैं। कितने बानी पीटीआई के केसेस हैं कि जिनके अंदर से सेंटेंस सस्पेंडेड हैं? और आप भी उस दिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट में थे, मैं भी था, जो सलमान सफदर साहब कह रहे थे कि जनाब अगर यहां पर आज प्री अरेस्ट रिस्टोर हो जाती पुरानी डेटों वाली, तो आज बानी पीटीआई और बुशरा बीबी जेल से बाहर आ सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अहम केसेस को हम कवर कर रहे हैं और उस कवरेज की जो पाबंदी भी लगाई जाती है। लेकिन मतलब दोबारा इजाजत भी मिल गई ना आपको? नहीं, दोबारा इजाजत भी मिल गई, लेकिन हैरान कौन मामला था कि एक जो है वो फेयर रिपोर्टिंग हम कर रहे होते हैं और इस तरह की पाबंदी लगनी ही नहीं चाहिए कि हमें अदालतों में जाना चाहिए पड़े के वहां जाकर करें। इमरान खान साहब के जो इस वक्त केसेस हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तो केसेस उनके 9 मई के अभी जो है, क्योंकि साइफर इद्दत वाले केसेस तो खत्म हो गए। 190 मिलियन पाउंड केस का ट्रायल उनका चल रहा है, वो आखिरी मराइल में ही है। अभी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उस पर जरा हो रही है। इसके अलावा तोशा खाना का नया केस बन रहा है। लेकिन इन दोनों केसेस की जो डायरेक्ट लाइन है ना वो सुप्रीम कोर्ट के साथ जुड़ी हुई है। और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जो बेंच है उसने नैब तरमीम का केस का फैसला महफूज किया हुआ है 6 जून से, और आज जो है वो 24 अगस्त तक उसका फैसला नहीं आया। चीफ जस्टिस ने एक जजमेंट थी, मेरे ख्याल टैक्स मैटर था, उसमें जस्टिस अतर मिनल्ला, हालांकि ब्रदर जजेस के हवाले से ऐसी बात लिखी नहीं जाती, उन्होंने डायरेक्ट उनका नाम लिख कर ये कहा था कि उन्होंने जो है वो तकरीबन 4.5 माह फैसला महफूज होने के बाद 4.5 माह के बाद जजमेंट दी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और जल्दी जो है वो रिजर्व करके जजमेंट जो है वो जल्दी आनी चाहिए। रिव्यू भी अभी तक तो मैं नैब तरमीम का कह रहा हूं कि नैब तरमीम में इमरान खान के ये दोनों केसेस जुड़े हुए हैं। अगर वो फैसला आ जाता है तो उस फैसले में जो ज्यादा इम्कान में नजर आ रहा है कि जो वफाकी हुकूमत की अपीलें मंजूर होनी है, अगर मंजूर होती हैं तो 190 मिलियन पाउंड केस सारा फेडरल कैबिनेट की मीटिंग जो 2019 की थी उसके इर्द गिर्द घूमता है, तो कैबिनेट प्रोटेक्टेड उसमें है नैब तरमीम में। और दूसरा जो तोशा खाना बना हुआ है वो 50 करोड़ से कम का है, तो वो भी केस, ये दोनों रेफरेंस खत्म हो सकते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और जो अपीलें जो है मंजूर हो गई। तो ये एक तो 2 ये केसेस हैं। 9 मई के केसेस में आपको पता है अभी ट्रायल जो है वो
चल ही नहीं पा रहे, पता नहीं क्या मसला है, लाहौर में भी और रावलपिंडी में भी। लेकिन 2-3 उसमें बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो आपने देखा कि 4-5 रोज कबल बुशरा बीबी के 12 जो केसेस थे, एक्विटल हुई, उस एक्विटल का बहुत अहम जो में के सारे केसेस पे आएगा। वो बुनियादी तौर पर एक जो मीटिंग का हवाला दिया गया था, उस मीटिंग को अदालत ने नहीं माना, तो इट मीन के उस मीटिंग से रिलेटेड जितने लोग होंगे सबकी एक्विटल हो सकती है आगे चलकर। तो इसी तरह लाहौर के केसेस में जो लाहौर हाई कोर्ट ने जो डिक्लाइन किया था उनका रिमांड इमरान खान का, और उसमें जो जजमेंट में जो अल्फाज लिख दिए उन्होंने कि आपने इस स्टेज पर कोई ऐसी चीज पेश नहीं की कि जिसको हम माने कि ये जो है वो आपको रिमांड मिलना चाहिए। तो लाहौर और रावलपिंडी के 9 मई के केसेस पे इन दोनों जजमेंट्स ने बहुत बड़े सवालात उठाए हैं। लेकिन बहरहाल प्रोसिक्यूशन के पास अभी भी वक्त है कि वो मेरिट पे आगे केस चला सकते हैं। तो ये 2-3 केसेस हैं, या आर्टिकल 6 की जो आपने बात की, या मिलिट्री कोर्स में जाने के हवाले से। अब यह देखना है कि जनरल फैज हमीद अगर कोई उनके हवाले से कुछ चीजें कनेक्शन स्टैब्लिश होता है तो वो भी एक बड़ी लंबी चौड़ी लीगल बैटल होगी, क्योंकि जो सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल्स हैं उनके हवाले से सुप्रीम कोर्ट, फिर वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ मामला जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में ये चीज जो है पड़ी हुई है। सिंपल एक क्वेश्चन ऑफ लॉ है। मैं ये हैरान हूं कि सुप्रीम कोर्ट में अपील अक्टूबर 2023 से पड़ी हुई है, आज तक डिसाइड नहीं किया। क्या बार बार मैं कहता हूं कि यार ये एक केस का मामला नहीं है, ये 83 लोग हैं, 83 खानदान है, उनका मामला है। तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट को मैं कहता हूं हर केस को पीछे करके इस मामले को पहले डिसाइड करना चाहिए कि वो जो 83 खानदान है, 83 लोग हैं, उनको पता तो चले कि उनका ट्रायल कहां होना है, उन्होंने किस जेल में रहना है, कितना अरसा रहना है, क्लैरिटी पता ही नहीं है। क्लैरिटी तो इमरान खान साहब का अब जो अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है, अभी तक तो कुछ रिकॉर्ड पे चीजें आई नहीं है, सिचुएशन बनती है तो फिर उनकी हवालगी कैसे होगी, फिर ट्रायल कैसे होगा, नया प्रोसेस है ना, फिर वो एक पूरी लीगल बैटल जो है वो शुरू होगी, नया प्रोसेस है वो। भाई साहब, रिसेंट डेवलपमेंट से जो बुशरा बीबी के केसेस का जो रेफरेंस दिया साकिब बशीर साहब ने, उसमें ऑब्वियसली बाकी जो केसेस हैं उनके ऊपर भी कोई ना कोई असर तो पड़ेगा ना, इक्विटल्स का, बरीयत का, उन केसेस में से। देखें 9 मई के केसेस जिस तरीके से इन पे बनाए गए, बुशरा बीबी पे या इमरान खान पे, तो वो है कि क्योंकि जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है उसको अगर देखें तो कहीं से कड़ी जुड़नी चाहिए, और अगर एक भी कड़ी मिस है तो वो सारा केस खत्म हो जाता है। अब आपने 1 या 12 केसेस में आपने इधर पिंडी में शामिल कर दिया, लाहौर शामिल कर दिया, तो कानून कहता है कि एक वकूए का एक ही FIR होती है, और आप एक वकूए की 2 FIRs नहीं कर सकते। और लेटेस्ट जो व्यू आया है बेनजीर भुट्टो केस में आया कि उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये करार दिया कि चूंकि एक FIR हो गई है लिहाजा दूसरी FIR हम दर्ज नहीं करते, अलबत्ता आप अपना व्यू पॉइंट उसमें दे सकते हैं। तो इन हालात में अगर तो बिल्कुल किया और ये फैसला बनता था, कानून के एन मुताबिक था, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ नहीं दिया गया। बाकी जो केसेस हैं वो अब यकीनी तौर पे इस वक्त तमाम नजरें फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद वो उधर जा रही हैं कि किस तरह कनेक्ट करते हैं और क्या होता है। मिलिट्री कोर्ट्स की जहां तक ताल्लुक है, बार एसोसिएशंस और बार काउंसिल्स का पहले दिन से ये स्टैंस रहा है कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं होना चाहिए, और हमने इस पे पिछले साल भी जब मिलिट्री कोर्ट्स की बात चली तो हमने तवातर के साथ प्रेस रिलीज जारी किए, अपना बयान जारी किया कि अक्रॉस द कंट्री लॉयर्स जो हैं, बार काउंसिल खास तौर पे, वो इस बात की नफी करती है कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होना चाहिए। मिलिट्री कोर्ट, मिलिट्री पर्सनल, अब जनरल फैज हमीद साहब हैं, उनका ट्रायल हो रहा है, कोर्ट मार्शल हो रहा है, बेशक करे, चूंकि उनका सारा ताल्लुक जो है वो आर्मी के साथ है और उसी से। लेकिन इसको जब कनेक्ट करेंगे सिविलियंस का तो फिर मसला वही आ जाएगा कि आर्मी एक्ट 1952 में अगरचे एक चीज है कि आप सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है, लेकिन आप दूसरी तरफ देखें तो एक 2012 में अमेंडमेंट आई थी, सनसेट क्लॉज थी, उसमें सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में, लेकिन 1 टाइम था वो, और फिर 1 साल की एक्सटेंशन भी हो गई, तो वो बाकायदा आइन में अमेंडमेंट आई। तो हम ये समझते हैं कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं होना चाहिए, और अगर कोई इस तरह का केस
कोई बनता है अगर तो वो डॉट कनेक्ट होंगे तो तब की सिचुएशन है ना भाई साहब, वो तो बात की सिचुएशन है, उसमें वो देखा जाए उसमें। वसीम मलिक साहब, मेरे पास टाइम बहुत कम रह गया कि एक तो नायब तरमीम वाला केस, बल्ले का रिव्यू, काफी सारी पिटीशन इस तरह की पेंडिंग भी तो चली आ रही है ना अभी तक। अच्छा, ये तो वही है। इसके अलावा भी जो बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, नैब तरमीम केस में ही वो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के सामने उन्होंने कुछ ऐसे केसेस का भी हवाला दिया जो 1 साल से भी ज़्यादा अरसे से पेंडिंग है। एक तो जो मई 2023 में ही 9 मई के ऊपर एक जुडिशल कमीशन और उसके बाद फिर 8 फरवरी के ऊपर इसकी इंक्वायरी के तहत ये आइनी 2 दरखास्तें, बड़ी दरखास्तें 184(3) की वो दायर की गई थी, लेकिन उन्हें टेकअप नहीं किया गया था। तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने उस मौके पर भी कहा कि आपके जो वकला हैं वो रोज़ हमारी अदालतों में पेश होते हैं और उन्हें तो पता है कि अगर केस मुकर्रर नहीं हो रहा तो उसके ऊपर एक अर्ली हियरिंग डाल दें। आल्दो के अब अर्ली हियरिंग डालनी चाहिए ना डालनी चाहिए कि ये भी एक डिबेटेबल टॉपिक है, वरना तो 184(3) की जितनी भी जो मामलात हैं उसमें आपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में भी तय किया हुआ है कि उसे आपने जल्दी टेकअप करना है। तो उसके बावजूद भी अर्ली हियरिंग की दरखास्तें भी डाली गई थी, लेकिन वो मुकदमात, चाहे वो बल्ले का रिव्यू हो या नैब तरमीम का फैसला हो, तो उनके साथ साथ ये 2 अहम तरीन मुकदमात भी। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आज का शो आपने देखा, इस दुआ के साथ इजाजत दीजिए कि कुछ भी हो, मुद्दा पाकिस्तान है, ये आप हैं और मैं हैं, आपके और मेरे हक में बेहतर हो, इस मुल्क के हक में बेहतर हो। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा।